गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में जो भी देखा था, और फिर हम आगे की चर्चा चालू करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था बेलमेंट प्लेज के बारे में। उसमें ड्यूटीज़ देखे थे हमने बेलमेंट की। तो बेली की क्या ड्यूटीज़ होती है, बेलर की क्या ड्यूटीज़ होती है, और राइट्स के ऊपर अब हम चर्चा कर रहे थे। एक बार क्विकली बता देता हूँ क्या देखा था हमने। हमने देखा था पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था। डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ये देखे थे। पर्पस होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए गुड्स दिए जा रहे हैं, वो पर्पस फुलफिल होने के बाद रिटर्न होना चाहिए गुड्स का, या तो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए जैसा मैंने बोला वैसा। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद के केस में ये भी बताया था कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी हो सकता है। देन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और मूवेबल गुड्स होते हैं। फिर डिपॉजिट ऑफ मनी बेलमेंट नहीं होता क्योंकि मनी गुड्स नहीं है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि जब आप पैसा देते हैं तो वही पैसा आपको वापस नहीं मिलता। मोड ऑफ डिलीवरी देखे थे हमने, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कालिया पेरुमल वर्सेस विजय लक्ष्मी का केस देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, भले ही चीज़ रखी है वहाँ बट कंट्रोल आपके पास है, तो बेलमेंट नहीं होता। फिर हमने काइंड्स ऑफ बेलमेंट, ग्रेटिशियस, नॉन ग्रेटिशियस और ड्यूटीज ऑफ बेली देखे थे। ड्यूटीज ऑफ बेली इंपॉर्टेंट है वैसे, सो आपको ध्यान रखना है। ड्यूटीज ऑफ बेली में पहली ड्यूटी देखे थे, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। जब आप किसी व्यक्ति के गुड्स लेके आते हैं तो आपको उसका इतना केयर करना पड़ता है जितना कि आप खुद के गुड्स का करते हैं। इसके बावजूद अगर नुकसान होगा, अगर आपने पूरा केयर किया था उसके बावजूद अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन होता है, तो ऐसे केसेस में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जो ओनर है बेलर उसकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हमने हमेशा यही पढ़ा है कि रिस्क और ओनरशिप साथ साथ चलते हैं। फिर दूसरी चीज़ थी, दूसरी ड्यूटी थी ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़। आपको जितना कार्य करने बोला है उतना ही कार्य आप कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मैंने समझो धोबी को कपड़े प्रेस करने दिया हो तो प्रेस करके वापस करेगा, वो उसको पहन के नहीं घूम सकता। सो जितना कार्य करने बोला हूँ उतना ही कार्य किया जा सकता है। फिर ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स, ये हमने देखा था। अगर वो मिक्स करता है विथ कंसेंट तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। फिर जो भी मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में दोनों का, बेलर और बेली का जो ओरिजिनल प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में हिस्सेदारी होगी। पर अगर बिना पूछे उसने मिक्स किया है तो अगेन दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप उसको अलग कर सकते हैं, अगर अलग कर सकते हैं तो अलग करने की जिम्मेदारी बेली की होगी, और अलग करने के बाद ओनरशिप दोनों की अपनी अपनी रहेगी। एक सेकेंड, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो क्लियर होना चाहिए वैसे मेरे यहाँ नेटवर्क क्योंकि अच्छा है। सो आप एक बार एग्जिट होके एक बार एंटर करो, मे बी ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन का इशू नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ। सो जब गुड्स अलग किए जा सकते हैं तो बेली की जिम्मेदारी होगी गुड्स अलग करना। फिर बेली अपने गुड्स अपने पास रखेगा, बेलर को उसके वापस कर देगा, पर जो अलग करने का खर्चा है वो बेली उठाएगा। और अगर गुड्स अलग नहीं किए जा सकते हैं तो ऐसे केसेस में जो भी मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ वो खुद रख लेगा और बेलर को कॉम्पेंसेट करके देगा, ये हमने देखा था। फिर अगली ड्यूटी थी ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। रिटर्न करना पड़ता है विदाउट डिमांड। विदाउट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे कई बार ध्यान नहीं जाता और फिर मार्क्स कट जाते हैं। सो विदाउट डिमांड, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूटी टू डिलीवर दी एक्रीशंस। एक्रीशंस मीन्स जो बढ़त होती है, नेचुरल इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज, वो बढ़त भी आपको वापस करना पड़ता है। देन हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर देखा था। ड्यूटीज ऑफ बेलर में टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। फॉल्ट्स दो प्रकार की। अगर आप ग्रेटिशियसली गुड्स दे रहे हैं जहां पैसा नहीं ले रहे, तो सिर्फ अगर आपको पता है तो आपको बताना है, अगर नहीं पता है और कोई नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार नहीं। सो ग्रेटिशियस बेलमेंट में यू शुड डिस्क्लोज दी फॉल्ट्स। अगर नोन फॉल्ट्स है वो नहीं बताओगे तो जिम्मेदारी रहेगी। सो ओनली नोन फॉल्ट्स। बट जब नॉन ग्रेटिशियस है, जब पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में पूरे फॉल्ट्स हमको पता होना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट हमको नहीं भी पता था और इसके कारण बेली का नुकसान होता है तो हम वो भी पैसा पे करने को जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो गुड शुड बी परफेक्ट। फिर दूसरा हमने देखा था ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट।
सो ग्रेटिशियस बेलमेंट में मैंने आपको बताया था, जब ऐसा बेलमेंट है जिसमें मैं आगे वाले को गुड्स दे रहा हूं और मेरा फायदा हो रहा है, जैसे गाय वाला एग्जाम्पल, मैंने गुप्ता जी के पास गाय रखा, गाय का ख्याल रख रहे हैं, वो मेरा फायदा हो रहा और वो पैसे भी नहीं मांग रहे, तो ऐसे केस में मेरी जिम्मेदारी है जो भी गाय का खर्चा होगा, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं पे करके दूंगा। फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर टाइटल, नो टाइटल, अगर मेरी ओनरशिप नहीं थी फिर भी मैंने गुड्स बेल किया, सो बेली कैन रिकवर फ्रॉम मी। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट होता है, सो ग्रेटिशियस बेलमेंट में प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया जा सकता है। ये पहली बात बताया था मैंने आपको कि मैंने बोला था कि मैं आपको 7 दिन को गुड्स दूंगा और पहले दिन ही मैंने उसको कैंसिल कर दिया, सो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन कैंसिल इट। बट यहाँ पे अगर उस वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान आप मुझसे ज़रूर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 200 रुपये का नुकसान हो रहा है तो यू कैन क्लेम इट फ्रॉम मी, तो ये भी एक इंडेमनिटी थी। एंड ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस बाय वे ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न करने में कोई अगर स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं तो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी रीपे करना है। एंड ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, ये हमने देखा था। फिर राइट्स ऑफ बेली के ऊपर हम चर्चा करना चालू कर चुके थे। राइट्स ऑफ बेली में मैंने पहली चीज बताया था, जो ड्यूटीज ऑफ बेलर रहेंगे वही राइट्स ऑफ बेली हो जाएंगे। बट इसके अलावा ये तो हो गए आपस के राइट्स, इसके अलावा हमको और भी कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि सेवरल जॉइंट बेलर्स हैं तो किसी एक व्यक्ति के पास भी जाके हम गुड्स वापस कर सकते हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी के ऊपर एक्शन लेना अगर वो हमको गुड्स यूज नहीं करने दे रहा है तो ऐसे केसेस में ये भी हमारे राइट्स हैं। एंड राइट टू डिलीवर इट टू द पर्सन जिससे आपने लेके आए थे, भले ही इज नॉट द ट्रू ओनर बट फिर भी आप उसको वापस करेंगे चीज। फिर इसके बाद एक और राइट हम पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा अलग है। वैसे मैंने आपको बोला था ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली राइट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जो राइट्स है ये राइट्स एक्चुअली क्या है, तो जो ड्यूटीज थी वही राइट्स करके हम पढ़ते हैं। जो ड्यूटीज ऑफ बेलर है वो राइट्स ऑफ बेली, जो ड्यूटीज ऑफ बेली है वो राइट्स ऑफ बेलर। पर कुछ अलग राइट्स भी हैं जिनको हमको थोड़ा डीप में पढ़ना है, जो अगले पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं। बेलीज राइट ऑफ लीन, लीन का मतलब याद होगा आपको, ये वर्ड एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, एक ऐसा वर्ड जो फिर आप लिख के देखते हैं, फिर आप लिखेंगे LIEN, फिर लिखेंगे LEIN, फिर जो अच्छा लगेगा वो रखेंगे। पर मज़े की बात यहाँ ये है कि दोनों ही अच्छे लगेंगे, दोनों एक जैसे लगेंगे। तो लीन, लीन का मतलब क्या था, लीन का मतलब था राइट टू रिटेन द पोजीशन, तो गुड्स का पोजीशन अपने पास रखना, तो ये जो अधिकार है इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लीन। सो कब कब मिलता है मुझे लीन का अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं, फिर से हम आते हैं डायग्राम्स पे, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेली की, बेली के राइट्स पढ़ रहे हैं हम। तो बेलर है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देखो, मैंने आपको बोला था हर चीज के लिए अलग एग्जांपल आपको काम आएगा, जैसे कि कुछ चीज आपको गाय वाले एग्जांपल से समझ में आएगी, कुछ चीज आपको शायद टेलर वाले एग्जांपल से समझ में आएगी, कुछ कार वाले एग्जांपल से। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है टेलर वाला, सनी वाला और टेलर वाला। सो सनी थी, याद होगा आपको, सन्नी गई थी टेलर बाबू के पास, टेलर बाबू ये कपड़ा है, इस कपड़े का एक ड्रेस बना के मुझे दे दो। अब यहां पे ये पैसा लेगा टेलर, फुकट में तो काम करेगा नहीं, तो पैसा भी लेगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं बेली, इसको मिलेगा एक राइट, राइट ऑफ लीन। अब आपको समझ जाएगा ये राइट क्या है, बस ये डायग्राम देख लिए कि समझ गया। हमने क्या किया, बेलर ने गुड्स दे दिया बेली को, पर सोच के देखो टेलर यहां पे पूरा काम कर रहा है, टेलर ने पूरा काम किया, उसने मस्त चकाचक एक ड्रेस बना के दे दिया, बना के रखा हुआ है ड्रेस। आती है सनी, सनी बोलती है टेलर बाबू मेरा ड्रेस हो गया क्या रेडी, वो बताता है जी मैडम ये रखा है ड्रेस, 2000 रुपये हो गए। सनी 2000 रुपये नहीं लेके आती है,
क्या टेलर गुड्स देने से मना करेगा? क्या लगता है आपको? टेलर बोल सकता है क्या कि मैडम पहले पैसा लेके आओ फिर आप गुड्स ले जाना? ओनरशिप किसकी है? बेलर की, सनी की। पर फिर भी यहां पे वो बोल सकता है, टेलर को अधिकार है, टेलर बोल सकता है कि मैडम पैसा लेके आओ फिर गुड्स ले जाना। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? लीन, राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। आप वो गुड्स का अधिकार अपने पास रख रहे हैं, गुड्स ले जाने नहीं देंगे हम, तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लीन, राइट टू रिटेन द पोजीशन। तो बेली को ये एक लीन मिलती है, ये लीन ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक मीन्स यहां पे टेलर बाबू को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सनी को बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो मैडम पैसा लेके आना नहीं तो गुड्स नहीं दूंगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भी बोला है ना तो भी ये राइट ऑटोमेटिकली इसमें रहने वाला है। तो राइट ऑफ लीन ऑटोमेटिक है। ये जो बेली को लीन मिलते हैं इसको हम एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर लीन। बेली को पर्टिकुलर लीन प्राप्त होती है। अब ये थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं। तो आपको लीन पता है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको लीन के बारे में नहीं पता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये पूरा नया लग रहा है टॉपिक लीन? वैसे आपने लीन पढ़ा है फाउंडेशन लेवल पे, हर किसी ने पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, एक जगह नहीं। पहली चीज हमने देखे थे लीन के बारे में जब आपने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, आपको 9 लखा हार छपड़ा आपने उठा लिया तो लीन। दूसरा केस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन मिलता है, उसको लीन मिलता है अगर गुड्स का पैसा नहीं मिला है तो। तीसरा पार्टनरशिप एक्ट में भी देखे थे हमने लीन, अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है फर्म के बिहाफ पे और फर्म उसका पैसा नहीं दे रही है तो पार्टनर कैन रिटेन द गुड्स, लीन। तो लीन बहुत जगह देखा है आपने, याद आ रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं तो याद आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का याद आएगा या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का या पार्टनरशिप का, क्योंकि तीनों जगह हमने लीन देखे हैं। तो वही लीन है ये। लीन मीन्स आप गुड्स को अपने पास रख सकते हैं, ये अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसको ही हम लीन बोलते हैं। सो ये जो राइट ऑफ लीन है इसको पर्टिकुलर लीन क्यों बोल रहा हूं मैं? पर्टिकुलर लीन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वही पर्टिकुलर गुड्स रख सकते हैं जिन गुड्स के ऊपर इन्होंने कुछ कार्य किया है, जिसका पैसा नहीं दिया। सिर्फ वही वाला क्लॉथ, समझो सनी ने 2 कपड़े लेके गई थी, पहले एक कपड़ा लेके गई थी, वो सिला के ला ली थी, उसका पैसा नहीं दिया था। ध्यान से सुनो, पहले गई सनी, पहले जाके उसने कपड़ा लेके आ गई और इसका पैसा अभी तक के नहीं दिया है, नॉट पेड, पर वो कपड़ा ला ली थी। सेकेंड टाइम फिर से वो जाती है और एक कपड़ा दे के आती है, ये कपड़ा वो प्रॉपर लेने गई, उसका पैसा दे दिया है, सेकेंड टाइम का पे कर चुके हैं। तो क्या यहां पे बेली ये बोल सकता है कि मैडम पुराना पैसा नहीं दिया था इसीलिए मैं ये गुड्स नहीं दूंगा? तो नहीं बोल सकता। समझो पहले रेड क्लॉथ लेके गई थी उसने, वो रेड क्लॉथ का पैसा नहीं दिया था, अभी ग्रीन लेके गई, ग्रीन का पैसा दे दिया है, तो टेलर ये नहीं बोल सकता कि मैं ये वाले गुड्स रखूंगा क्योंकि तुमने पुराने गुड्स का पैसा नहीं दिया। तो कौन से गुड्स रख सकता है वो? वही गुड्स जिन गुड्स पे उसने अभी काम किया था और उसका पैसा बचा हुआ है। अगर इसका पैसा नहीं देते तो लीन मिलती, पर क्योंकि इसका पैसा दे चुके हैं और पुराने गुड्स का नहीं दिया था, पुराना गुड्स अगर होगा तो उस पर लीन एक्सरसाइज कर सकता है वो, पर अगर ये ऑलरेडी दे चुका है उसने, तो ऐसे केसेस में नाउ ही कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा उसका पैसा डूब गया, मैं ये बोल रहा हूं वो गुड्स नहीं रख सकेगा। दैट मीन्स वो अभी भी केस तो फाइल कर ही सकता है, वो कोर्ट जाएगा, केस फाइल करेगा और पैसा रिकवर कर लेगा, बट वो ये वाले गुड्स नहीं रख सकता कोई पुराने पैसे के लिए। तो पर्टिकुलर लीन का मतलब ही है ओनली दैट पर्टिकुलर गुड कैन बी केप्ट जिसके ऊपर उसने अभी कुछ काम किया था। अब ध्यान से सुनो, एक और बार मैं बोल रहा हूं, वैसे बार बार मैंने बोला जिसके ऊपर काम किया था,
जिसके ऊपर काम किया था मीन्स ये तभी होता है जब कोई वर्क एंड लेबर किया गया है। तो लीन तभी मिलती है पर्टिकुलर लीन बेली को जब कुछ काम किया गया है उस गुड्स के ऊपर। बाकी के केसेस में लीन नहीं मिलती। जैसे गाय वाला एग्जांपल था, गाय का ख्याल रख रहे हैं गुप्ता जी, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, तो वहां पे गुप्ता जी गाय नहीं देंगे ऐसा नहीं बोल सकते, उनको गाय देना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स वो रिकवर कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ सूट, केस फाइल करके। तो लीन कब मिलती है? लीन मिलती है पहली चीज, एक तो पर्टिकुलर लीन है, वही गुड्स के ऊपर मिलेगी जो गुड्स पे काम किया गया था और अभी काम किया गया था, अभी वाले गुड्स पे जिसका पैसा है उसी की लीन मिलेगी। ये वाले गुड्स का पैसा नहीं दिया ना, तो ये गुड्स रख सकते हैं। पुराने गुड्स का दे दिया था, पुराने गुड्स लेके जा सकते हैं, तो पर्टिकुलर लीन। दूसरी चीज ऑटोमेटिक है, बोलने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज जिस पे काम किया गया है। तो सिर्फ कस्टडी चार्जेस की लीन नहीं मिलती कि मेरे पास गुड्स रखे थे आपके और बस रखने के कारण मुझे जो खर्चा आया था गोडाउन का खर्चा, उसके लिए लीन नहीं मिलेगी। लीन तभी मिलेगी जब मैंने उस पर कोई एक्सरसाइज ऑफ स्किल और लेबर किया हूं। तो पर्टिकुलर लीन, बेली की जो लीन होती है, ये पर्टिकुलर लीन होती है, ये तभी मिलती है जब गुड्स के ऊपर कोई कार्य किया गया है। जैसे बाइंडिंग किया है, गुड्स थे बाइंड करके रखे हैं, बाइंडिंग का पैसा नहीं दे रहा ना, तो वी कैन कीप द लीन, पर्टिकुलर लीन। ठीक है। सो जिस पे काम किया गया है वो गुड्स के ऊपर कुछ काम किया गया होना चाहिए, सिर्फ कस्टडी चार्जेस की लीन नहीं मिलती। तो वही बताया है, पर्टिकुलर लीन मिलती है बेली को। तो पहले तो ध्यान दो, लीन का मतलब क्या? तो लीन मीन्स अ राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी अंटिल सम डेट और क्लेम इज पेड। जब तक के पैसा नहीं मिलता तब तक के गुड्स को अपने पास रखना, ये जो अधिकार है इट इज कॉल्ड एज लीन। द राइट ऑफ लीन इज गिवन बाय लॉ इन सर्टन केसेस। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइजेस टू फॉर्म्स ऑफ लीन, दो लीन होती है। अभी मैंने सिर्फ पर्टिकुलर लीन बताया आपको, हम पहले इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्टिकुलर लीन एज पर सेक्शन नंबर 170 170, एंड दूसरी होती है जनरल लीन। जनरल लीन अंडर सेक्शन 171। पर्टिकुलर लीन मिलती है बेली को, तो मैंने आपको कई बार बताया बेली को कौन सी लीन मिलती है? पर्टिकुलर लीन। बहुत कम केस में जनरल लीन मिलती है, जनरल लीन के ऊपर अभी आने के हैं, तो अभी ध्यान रखो पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन का मतलब वो गुड्स रख सकते हो आप जिसका पैसा नहीं दिया, वो गुड्स रख सकते हो जिसके ऊपर काम किया गया है, और ये ऑटोमेटिक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम लीन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो पर्टिकुलर लीन मीन्स द राइट टू रिटेन ओनली दैट पर्टिकुलर गुड in respect of which the charge rendering any service involving the exercise of labor or skill is due। तो पर्टिकुलर गुड रख सकते हो आप, जिसपे काम किया गया वो रख सकते हो, जब तक रेम्यूनरेशन पे नहीं किया तब तक रख सकते हो। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। रेम्यूनरेशन के लिए रख सकते हो, समझो मैंने कोई गुड्स पे काम किया था, वो काम का मुझे पैसा नहीं मिला है, मेहनत आना, तो मैं उसके लिए लीन रख सकता हूं। समझो मुझे उसने वो काम का पैसा दे दिया था, लेकिन ये जो रखना था इसकी सेफ कस्टडी का पैसा नहीं दिया, तो मैं उस पर लीन नहीं रख सकता। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मैं सुनार हूं, मैं सोने चांदी का काम करता हूं। एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने सोने का मुझे एक डल्ला दिया, बुलियन, सोने का एक मेरे को टुकड़ा दिया और बोला कि साहब इसका मुझे ये बना के दो, एक मस्त चेन बना दो। तो मैंने वो चेन वगैरह बना के दिया, मैंने ये काम किया। चेन बनाने के बाद मैंने बैंक लॉकर लिया ताकि चोरी ना जाए, चेन वहाँ पे रखने के हिसाब से, बैंक बाजू में ही बैंक है, बाजू में जाके मैं बैंक लॉकर में इसको जमा करता हूँ। अब काम करता हूँ, रोज मैं जाता हूँ, रात को जमा कर देता हूँ ताकि बैंक में सेफ रहे, फिर रोज सुबह आके मैं निकालता हूँ और उसका काम करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये काम किया, बराबर सोने की चेन बनाया, आगे वाले से मुझे 5,000 रुपये सोने की चेन बनाने के रिकवर करना था और 1,000 रुपये वो जो बैंक का लॉकर का चार्ज है वो रिकवर करना था। अब समझो वो मुझे 5,000 रुपये दे देता है, लॉकर के चार्जेस नहीं देता है, तो मैं लीन रख सकता हूँ क्या? तो नहीं, क्योंकि मेरे मेहनत के पैसे मिल गए ना, मैंने जो काम किया था उतना पैसा दे दिया ना, तो बात खत्म हो गई।
मैं कस्टडी चार्जेस की लीन नहीं ले सकता। आई कैन क्लेम लीन ओनली इफ देर इज सम रेम्यूनरेशन ड्यू। अगर कुछ मैंने मेहनत किया था और उसका पैसा बचा हुआ है तो मैं लीन एक्सरसाइज कर पाऊंगा, लेकिन अगर और कोई चार्जेस हैं उसकी लीन नहीं मिलती। लीन इज ओनली फॉर द रेम्यूनरेशन। ठीक है, सो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी मैं बता रहा हूं। पहला वो स्पेसिफिक गुड्स, विच वाले गुड्स आप रख सकते हो जिन गुड्स का पैसा बचा हुआ है। दूसरा, ये सिर्फ पर्टिकुलर लीन रहती है, मीन्स ये सिर्फ उसी गुड्स पे जिसके ऊपर आपने काम किया है उसी गुड्स को आप रख सकते हो। तो एक्सरसाइज ऑफ वर्क एंड लेबर होना चाहिए, लेबर और स्किल होना चाहिए। तीसरा, रेम्यूनरेशन होना चाहिए। चौथा, ये ऑटोमेटिक रहेगी, वो भी मैंने बताया, वो भी वर्ड्स आएंगे। सो द राइट can be exercised so long as the remuneration in respect of specific goods has not been paid. Again, specific goods, आप देखोगे ये words देखने को मिल रहा है। specific goods, उन goods का पैसा नहीं मिला तब तक के आप लीन रख सकते हैं। Thus, where A delivers a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished. So एक व्यक्ति ने एक हीरा था, वो हीरा ले जाके एक जौहरी को दे दिया, वो जौहरी उसको कट करता है, कटिंग करता है प्रॉपर शेप में और उसकी पॉलिशिंग वगैरह करता है, मस्त चकाचक चमकने लगता है, विच इज अकॉर्डिंगली डन। बी को, ज्वेलर को, जब तक कि इसका पैसा नहीं मिलेगा तब तक ही कैन कीप द गुड्स। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन। स्टोन यानी ऐसा नहीं कोई दगड़ उठाए और रखे, दगड़ नहीं, स्टोन यानी डायमंड। तो स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड। तो ऐसा है। फिर अ बेली हैज अ पर्टिकुलर लीन। तो अ बेली हैज अ पर्टिकुलर लीन, बेली को जो लीन मिलती है जनरली वो पर्टिकुलर लीन होती है, कुछ केसेस में जनरल लीन होगी, वो अभी देखेंगे। व्हेन ही हैज रेंडर्ड सर्विस अपॉन एन आर्टिकल एंड इज एंटाइटल्ड टू सम रेम्यूनरेशन। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कब मिलता है? व्हेन ही इज एंटाइटल्ड टू सम रेम्यूनरेशन। गाय वाले केस में नहीं मिलता है, गाय वाले केस में उनको रेम्यूनरेशन नहीं लेना था। हाँ, मेरी ये जिम्मेदारी जरूर है कि जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो पे करूं, बट वहां रेम्यूनरेशन की बात नहीं थी, दैट वाज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो ये कब मिलती है? ओनली इन केस ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो जब पैसे की बात होगी तब ये लीन मिलती है। सो अ बेली हैज अ पर्टिकुलर लीन व्हेन ही हैज रेंडर्ड एनी सर्विस अपॉन एन आर्टिकल and is entitled to some remuneration for it according to the terms of the contract between him and the third party. ठीक है, सो लीन तभी मिलेगी जब उसमें पैसे की बात थी, तो नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में। तो सब पॉइंट्स मैं एक साथ बता देता हूं आपको, वैसे आगे दिए ही हैं, पॉइंट वाइज लिखा ही है आगे सब। तो ये सब पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया, वही पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं। पहली चीज, The following are limitations upon the Bailey's particular lien that are to be noted. तो कुछ ऐसे limitations है, मीन्स यहाँ पे लीन नहीं मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ लीन नहीं मिलेगी? पहला, पर्टिकुलर लीन तभी मिलती है जब कोई सर्विस किया गया है, कुछ काम किया गया है। तो द पर्टिकुलर लीन इज अवेलेबल ओनली इफ द सर्विस रेंडर्ड बाय द बेली इज वन इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल in respect of the goods bailed. There is no lien for custody charges or other charges for work not involving labor or skill. So और कोई चार्जेस की नहीं मिलेगी, उस चार्ज की मिलती है जिसपे कुछ काम किया गया है, लेबर स्किल, तो कुछ कार्य किया गया होना चाहिए। फिर आप सोच के देखो, टेलर ने अगर काम पूरा नहीं किया, सनी को बोला था सनी मैडम आप 7 दिन बाद आ जाना, सनी जाती है 7 दिन बाद। अब 7 दिन बाद टेलर ने काम ही पूरा नहीं किया, आधा कैसा तो भी बना के रखा है उसने ड्रेस। अब सनी को गुस्सा आता है, सनी बोलती है दे दो मेरे कपड़े वापस, मैं दूसरे किसी से सिलवा लूंगी। तो वो जाके उससे पूरे गुड्स वापस मांग लेती है। क्या अब यहाँ पे टेलर बोल सकता है कि नहीं मैडम पहले पैसे दो फिर गुड्स ले जाना? तो नहीं, क्योंकि टेलर ही काम नहीं कर रहा है पूरा। तो सनी हैज अ राइट टू क्लेम दी गुड्स। ठीक है, तो वही दिया है, राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड जब तक के पूरा काम नहीं किया। अगर पूरा काम ही नहीं करेगा टेलर तो उसको पैसा लेने का अधिकार ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो ये लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता।
So the right of lien cannot be exercised until the services have been performed in full. तो जब तक पूरा काम नहीं करेंगे तब तक के गुड्स नहीं रख सकते. When a bailee has done only a part of the work contracted for, he cannot cannot claim lien for part payment. ठीक है, so part payment का lien नहीं मिलता. पूरा काम होगा तो he can keep the lien. तो ऐसा है. ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है. बेलीज पर्टिकुलर लीन आ सकता है आपको, कभी शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए सनी का एग्जांपल. तो इसीलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स आपको दिया था. आपको उस टाइम शायद लग भी रहा होगा सर 4 एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब आप देखो हर एक जगह अलग अलग एग्जाम्पल काम आ रहा है. तो यहाँ पे आपको सनी वाला एग्जाम्पल बेस्ट फिट होता है, तो उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हैं. ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाके आप बेलमेंट प्लेज पढ़ो, आपको बेलमेंट के ये सेम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. या तो गाय रखी गई है वाला गाय, या कभी घोड़ा रहेगा, तो किसी के यहाँ आप गाय का एग्जाम्पल देखोगे, कहीं पे घोड़े का एग्जाम्पल देखोगे. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए. या कार वाला एग्जाम्पल दिखेगा आपको, कपड़े वाला टेलर वाला एग्जाम्पल दिखेगा. ये एग्जाम्पल्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ये यूनिवर्सल है. आप इवन कहीं दूसरे देश में जाके भी पढ़ोगे तो यही एग्जाम्पल्स रहेंगे. दूसरे देश का भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, सेम एग्जाम्पल्स रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स बिल्कुल सिमिलर है ज़्यादातर देशों के. तो आप यूएस जाके पढ़ लो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ लो, आप यूके जाके पढ़ लो, जर्मनी जाके पढ़ लो, लगभग सब जगह सिमिलर प्रकार के कानून दिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और सिमिलर प्रकार के एग्जाम्पल्स. तो right of lien cannot be exercised until the services have been performed in full, while when a bailee has done only a part of the work contracted for, he cannot claim lien for the part payment. पूरे काम का ही लीन मिल सकता है. अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सनी और टेलर के बीच में जो बात हुई थी उसमें ऐसा बोला गया था कि सनी गुड्स लेके जाएगी 10 तारीख को, 10 तारीख को उसको गुड्स दे दिए जाएंगे. तो जो भी ड्रेस है वो 10 तारीख को मैडम आप लेके चले जाना. पर सनी बोली थी कि देखो टेलर बाबू, मेरा अभी तक की तनख्वाह नहीं हुई है, सैलरी नहीं हुई है, मेरी सैलरी होती है 20 तारीख को. तो एक काम करूंगी, मैं 20 तारीख को आपको पैसा दे दूंगी. तो पैसा देना था 20 तारीख को. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि 10 तारीख को गुड्स दे देगा वो, और 20 तारीख को पैसा देना पड़ेगा. अब यहां पे जब उसने खुद ही 20 तारीख तक के क्रेडिट पीरियड दिया था, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड. तो उधारी का एक टाइम दिया था, क्रेडिट पीरियड. तो जब उसको 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था, तो क्या टेलर 10 तारीख को मना कर सकता है क्या? 10 तारीख को सनी आ जाती है, बोलती है मेरे जो गुड्स हैं वो मुझे दे दो. अब क्या टेलर मना कर सकता है क्या? नहीं मैडम पहले पैसा, तो नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बात हुई है कॉन्ट्रैक्ट में कि पैसा देंगे 20 तारीख को. तो 10 तारीख को सनी बिना पैसा दिए गुड्स लेके आ सकती है, लीन नहीं मिलेगी. 15 तारीख को जाती है, 15 तारीख को भी वो गुड्स ला सकती है विदाउट पेइंग द अमाउंट. 16, 17, 18, 19, 20 तारीख तक. 20 तारीख को अगर वो जाएगी और टेलर को बोलेगी कि मुझे गुड्स दे दो, तो अब टेलर मना कर सकता है. टेलर को यहां से अधिकार मिल गया, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको अधिकार मिल गया कि भाई तुम मुझे पहले पैसा दो फिर गुड्स लेके जाना. तो यहां जाके उसको अधिकार मिलता है. तो आप इससे पर्टिकुलर चीज समझ सकते हैं कि अगर आपने क्रेडिट पीरियड दिया है तो लीन नहीं मिलेगी जब तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता. क्योंकि बात ही हुई थी कि भैया मैं गुड्स यहां ले जाऊंगी और 20 तारीख को पैसा दूंगी. तो 20 तारीख के पहले तक टेलर पैसा नहीं मांग सकता. टेलर ये नहीं बोल सकता कि मैडम पैसा दो फिर गुड्स ले जाना. तो टेलर को ये अधिकार नहीं है. पर 20 तारीख के बाद, 20 तारीख को या उसके बाद वो ऐसा बोल सकता है, क्योंकि बात हुई थी ना 20 तारीख को पैसे मिलेंगे. अब 20 तारीख को अगर सनी जाती है गुड्स लेने, तो उसको बोला जा सकता है कि मैडम पहले पैसा दो फिर आप गुड्स लेके चले जाना. तो 20 तारीख तक के ये लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता. ऐसा ही पॉइंट आपने सिमिलर चीज
पिछले साल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी थी। जब क्रेडिट पीरियड देते हैं तो तब तक के लीन नहीं मिलता जब तक के क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता। याद आ रहा है किसी को, ऐसा कुछ पढ़ा था? सो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होगा, उसके बाद लीन मिलेगी। याद आ रहा है कि भूल गए? सुना सुना लगता है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहे हैं कुछ लोगों के, ऐसे थम्स अप आ जाते हैं तो समझ जाता है मुझे। तो ठीक है, तो ध्यान रखो, ये जो राइट ऑफ लीन है ये तभी मिलेगा जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होगा। अगर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो तब तक के आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वही पॉइंट अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। लीन कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू पे अ मनी ऑन अ फ्यूचर डेट, बट इट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। ये भी लिख लेते हैं अपन। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। So, for example, X gives clot to B, sorry, A gives clot to B, X नहीं A, X बीच में आ जाती है कभी कभी तो नहीं आना चाहिए। तो A gives a clot to B, तो A ने वही कपड़े दिया टेलर को, a tailor to make into a coat. B promises A to deliver the coat as soon as it is finished. वो बोलता है ठीक है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको दे दूंगा, and to give 3 months credit for the price. पैसा 3 महीने में मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली यहां पे भी गुड्स यहां पे देने वाले हैं और 3 मंथ्स के बाद यहां पे पैसा मिलने वाला है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड लीन एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। हाँ, इसके बाद जरूर लीन एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। तो यहां तक के लीन एक्सरसाइज नहीं की जा सकेगी। B is not entitled to retain the coat until he is paid. जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक वो गुड्स रखने का अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ बात ही हुई है कि पैसा बाद में दिया जाएगा। सो ध्यान रखो, यहाँ पे लीन नहीं मिलेगी और यहाँ पे लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो इसके बाद लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट इसके जब तक क्रेडिट पीरियड है तब तक के लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक और रूल पढ़ा था आपने बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, याद आ रहा है कुछ? वंस द पोजेशन इज लॉस्ट लीन इज लॉस्ट। एक बार गुड्स का पोजेशन गया, लीन गई, खत्म। एक बार आपके पास से गुड्स गए, सनी ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुड्स ले ली किसी भी प्रकार से, इमोशनली, क्या टेलर बाबू आप ऐसा करोगे, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, हमेशा तो बराबर आपको पैसे दे देती हूँ, आप मुझे मेरे गुड्स नहीं दोगे, मुझे ज़रूरत है, शादी में जाना था, पैसे कहाँ जा रहे हैं, मैं तो पे कर दूंगी। तो इमोशनल ब्लैकमेल कर दी। टेलर बाबू बोलते हैं अरे मैडम ले जाओ, लो ले जाओ, पैसे दे देना, ले जाओ। तो लीन छोड़ दिया उसने। तो ऐसे केसेस में वंस द पोजीशन इज लॉस्ट द लीन इज लॉस्ट। या फिर समझो टेलर था नहीं उस दिन, टेलर का कोई एजेंट बैठा हुआ था, सनी जाती है और सनी बहला फुसला के उससे गुड्स ले लेती है, बोलती है मैं पैसा कल परसों दे दूंगी, और गुड्स लेके आ जाती है। तो ऐसे केसेस में वंस द पोजीशन इज लॉस्ट द लीन इज लॉस्ट। वही पॉइंट बताया है, द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली सो लॉन्ग एज द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बेली। जब तक बेली का पोजीशन है तब तक आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर पोजीशन गया किसी भी कारण से तो लीन गई। इफ पोजीशन इज लॉस्ट फॉर एनी रीजन द लीन इज ऑल्सो लॉस्ट, तो लीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। द राइट ऑफ लीन में ऑल्सो बी अफेक्टेड और एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। अगर ऐसा कुछ एग्री किया था अपोजिट इसके तो फिर वैसा होगा। जैसे बात हुई थी कि मैडम आप ले जाओ ना, छोड़ो, पैसे वगैरह क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज नहीं कल आ जाएगा, तो आप गुड्स तो ले जाओ, तो उसने छोड़ दिया था, तो खत्म हो गई। द राइट ऑफ लीन में ऑल्सो बी डिफीटेड और एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट।
तो जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये रहेगी, इट इज ऑटोमेटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बोलना नहीं पड़ता, सनी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैडम आप पैसा नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं दूंगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक है, नहीं भी बोला है तो भी यू विल गेट द लीन। तो पर्टिकुलर लीन, when the bailey delivers the goods without receiving his remuneration, तो again the lien is lost. He has a right to sue the bailor, वो केस फाइल कर सकता है अब, but he cannot claim the goods. In such a case, particular lien may be waived. The particular lien is also lost if the bailey does not complete the work within the agreed time. तो अगर वक्त पे काम पूरा नहीं किया तो भी पर्टिकुलर लीन खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जनरल लीन पे चर्चा करते हैं। पर्टिकुलर लीन पे कोई डाउट, यहां तक के कोई भी डाउट? डाउट रहे तो हैंड रेस कर दिया करो। चलो ठीक है, बेली जनरल लीन, जनरल लीन का क्या मतलब है? जनरल लीन का मतलब होता है अगर मैं कोई भी कुछ के लिए कोई भी पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं कोई भी गुड्स को रख सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल लीन। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कम बेलीज को मिलती है, बहुत कम केसेस में, और ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये बाय एग्रीमेंट की जाती है, तब जनरल लीन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, ये बैंक है, मैं बैंक में जाता हूं और बैंक में जाके एक गोल्ड रिंग गिरवी रख देता हूं। रिंग गिरवी रखा, लोन लेके आया, तो जब तक मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तब तक ये रिंग पे लीन मिलता है बैंक को। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे वर्क एंड लेबर तो नहीं है, स्किल तो है नहीं, तो हाँ यहाँ पे नहीं लगता। जनरल लीन में स्किल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन इफ कोई स्किल्स वाला रूल नहीं है तो भी ये लीन मिलती है। जनरल लीन बहुत कम केसेस में मिलती है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन आया, आपको अगर मैं पूछूं कि बेली को कौन सी लीन मिलती है, तो आप बोलेंगे पर्टिकुलर लीन। ठीक है, जनरल लीन बहुत कम केसेस में मिलती है। जैसे यहाँ गिरवी रख के आए और लोन लेके आए, समझो मैंने ये लोन तो चुका दिया, और भी कोई लोन है मेरा, ये लोन तो एक चल रहा है बट इसके अलावा समझो मेरा एक होम लोन है, तो ये मॉर्गेज का एक लोन था, इसके अलावा एक होम लोन चल रहा है मेरा, एक होम लोन भी दिया था। तो ऐसे केस में मैंने समझो मॉर्गेज लोन पूरा का पूरा चुका दिया, इसके बावजूद क्या होम लोन नहीं चुकाने पे ये रिंग रखी जा सकती है? तो द आंसर इज यस। तो यहां पे भले ही ये कुछ लिए क्यों गए थे, ये लोन के लिए, मॉर्गेज या प्लेज, प्लेज के लिए, मॉर्गेज के बदले प्लेज यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। गोल्ड लोन, ठीक है, ये प्लेज करके मैंने लिया था, ये लोन चुका दिया, पर मैंने ये लोन नहीं चुकाया था, होम लोन, तो भी ये रिंग रखी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए ये पैसा रखा, ये लीन रखी जा रही है। तो पर्टिकुलर लीन में सिर्फ वो गुड्स रख सकते हो जिसके अगेंस्ट का वो पैसा था, पर यहां पे ये पैसा तो कोई और है, इसका पैसा तो आपने चुका दिया, पर फिर भी ये गुड्स रख सकता है बैंक। ये जो रहता है ये लिखना पड़ता है तभी ये रख सकते हैं। तो इट इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑटोमेटिक नहीं होती। जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक होती है, बोलना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, पर जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं होती, ये बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, बाय नेम ये किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा दोनों के बीच और उसके थ्रू ये की जाती है। तो ये रहती है फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। कोई पुराना पैसा भी बचा होगा तो भी ये रिंग रखी जा सकेगी। होम लोन था, कोई और मॉर्गेज लोन था, समझो कोई टू व्हीलर का लोन था, वो नहीं चुका रहा हूं मैं,
तो जब तक के वो नहीं चुकाऊंगा तब तक के ये रिंग रख सकते हैं। तो कोई भी पैसा अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो ये गुड्स रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जनरल लेन। इसमें स्किल लेबर की बात नहीं आती, ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये बाय नेम करना पड़ता है। फिर ये जो है ये एज अ सिक्योरिटी दिया है तब भी कर सकते हैं। यहाँ मेन एक्चुअली सिक्योरिटी का ही रीजन होता है, बहुत कम केसेस में मिलती है ये। कौन कौन से केसेस में, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया बैंक, बैंक के केस में ये लीन होती है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कुछ केसेस हैं एजेंट, अटर्नीज, वारफिंजर्स, तो एक एक करके हम इनका भी केस देखते हैं। सो जनरल लीन entitles the bailee to retain all the goods of the bailor even other than those on which he has exercised labor or skill। तो जिस पे काम नहीं किया वो भी all the goods, पूरे goods रख सकते हैं। It thus gives him the right to hold the goods bailed as security for general balance of account, for general balance of account। तो जनरल बैलेंस कोई भी पैसे के लिए, जनरल कोई पैसा है, हो सकता है उसी चीज के लिए नहीं दिया था आपने, रिंग जो दिया था ये लोन के लिए दिया है, इसके लिए नहीं दिया है, बट ये लोन नहीं चुकाया ना तो भी रिंग रखी जा सकती। तो होम लोन हो गया या समझो व्हीकल लोन हो गया, तो व्हीकल लोन नहीं चुकाया तो उसके लिए भी रख सकते हैं। तो कोई भी लोन के लिए ये रिंग को रखा जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल लीन। इवन इफ आपने ये लोन के लिए दिया था बट दे कैन कीप इट, अगर आप कोई और पैसा नहीं दोगे तो भी। तो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए तो जनरल लीन इज अ राइट ऑफ वन मैन टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स belonging to other until certain demands, that is the general balance of the person in possession are satisfied। The right of general lien is conferred on certain special kinds of bailies only। सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, तो ये हर बेलमेंट के केस में नहीं मिलती, सिर्फ स्पेसिफिक बेलीज को मिलती है, एंड नॉट ऑन एवरीवन। सेक्शन 171 प्रोवाइड्स, सेक्शन में बताया है, सेक्शन 170 पर्टिकुलर लीन बताता है एंड 171 जनरल लीन बताता है। तो 171 बताता है कौन कौन से बेलीज को ये मिलती है। तो सेक्शन 171 प्रोवाइड्स दैट बेलीज कमिंग विद इन द फॉलोइंग कैटेगरीज हैव द जनरल लीन। पहला है बैंकर्स, जो अभी ऊपर मैंने एग्जांपल बताया। दूसरा वारफिंजर्स, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, वैसे जिन्होंने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा है उनको पता है, बट बाकी पूरा डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। अटर्नीज, अटर्नीज मीन्स एडवोकेट्स, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट। फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स एजेंट। पॉलिसी ब्रोकर्स, ब्रोकर्स। तो ये सब लोगों को मिलती है, एक एक करके इनको भी हम समझते हैं। सच बेलीज कैन रिटेन ऑल गुड्स ऑफ द बेलर सो लॉन्ग एज एनीथिंग इज ड्यू टू देम। तो कोई भी पैसे के लिए कोई भी गुड्स रख सकते हैं, जैसे बैंक का एग्जाम्पल बताया। अब वारफिंजर का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वारफिंजर कौन होता है? तो जब समुद्र से गुड्स भेजे जाते हैं, समझो एक कोई गुड्स भेज रहा है समुद्र से तो ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स या तो एक पोर्ट में उतरते हैं, पोर्ट एक बड़ी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे शिप्स आते हैं, या फिर कई बार एक वार्फ पे उतरते हैं। वार्फ यानी क्या? तो वार्फ यानी एक प्लेटफॉर्म होता है। तो वार्फ एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि समुद्र के या नदी के किनारे में बनाया होता है। ये प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं वारफिंजर। ही इज द केयर टेकर, वो इस प्लेटफॉर्म का ध्यान रखता है। और ये प्लेटफॉर्म पे कोई भी शिप जब आता है तो ये बाय पेइंग द नॉमिनल चार्ज यहाँ पे गुड्स को लोड और अनलोड कर सकते हैं। फिर जो भी व्यक्ति को गुड्स लेके जाना है वो आता है और वारफिंजर को इसके चार्जेस पे करता है और वो गुड्स लेके जा सकता है। तो यहाँ पे वार्फ पे गुड्स लोड और अनलोड होते हैं। वार्फ पे गुड्स को स्टोर करने की जगह नहीं होती, जैसे कि पोर्ट होता है, पोर्ट बड़ा होता है, वहाँ पे आप गुड्स को स्टोर भी कर सकते हैं, वहाँ पे गुड्स रख सकते हैं।
पर यहाँ पे ज़्यादा टाइम रखने नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ आते हैं उतरते हैं, विद इन अ रीजनेबल टाइम उसको लेके जाना पड़ता है। सो समझो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति वारफिंजर के पास जाता है और ये गुड्स लेके आ जाता है, लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा देना बचा हुआ था। अगेन सेकेंड टाइम कोई दूसरी शिप आती है, एक दूसरी शिप है वो आती है और इसके गुड्स उतार के यहां रखे जाते हैं। समझो ये व्यक्ति अगेन आता है, इस गुड्स के बराबर पैसे लेके आया है उसने, वो पैसा देता है और गुड्स ले जाने के लिए मांगता है। बट वारफिंजर यहां पे बोल सकता है कि साहब ये जो पिछले बार के गुड्स थे ना, इसका पैसा बचा है, आप इसका पैसा दो तब ये गुड्स मिलेंगे। तो देखो ये वाले के पैसे दे चुका है उसने अभी, बट जो पुराने हैं ना उसका भी पैसा नहीं दिया है ना, तो वारफिंजर कैन हैव अ लीन। तो ये वार्फ यूज करने के टाइम पे इस प्रकार से एग्रीमेंट किया जाता है। सो ये जनरल लीन मिलती है वारफिंजर को। तो सेकंड व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है, बैंक, बैंक को जनरल लीन मिलती है। दूसरा व्यक्ति वारफिंजर, वारफिंजर यानी केयर टेकर ऑफ अ वार्फ, तो वार्फ का जो ध्यान रखता है उसको हम बोलते हैं वारफिंजर, ठीक है। वारफिंगर नहीं है वो, वारफिंगर्स, वारफिंजर बोलते हैं। सो बैंकर्स पहला, दूसरा वारफिंजर्स, तीसरा अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट। इवन इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कवर होते हैं, ये भी बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं। जैसे कि एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट ने समझो मैं वकील हूं, मेरे यहाँ पे आया, उसने मुझे फीस नहीं दिया, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसकी कोई चीज़ें हैं मेरे पास रखी हुई हैं, उसने उसकी फ़ीस नहीं दिया है, वो केस वो जीत चुका है बट फिर भी अभी तक फीस नहीं दिया। बाद में दूसरी केस लेके आता है वो, अब यहाँ पे वो अगर मुझे ये वाले गुड्स मांग रहा है, पुराने गुड्स, तो ऐसे केसेस में क्या मैं उसको गुड्स दे दूंगा? तो नहीं, मैं जब तक फीस नहीं मिलती तब तक नहीं दूंगा। हो सकता है समझो पुराने की फीस दे दिया था, नई केस की फीस नहीं दिया, तो भी आई कैन रिटेन दी ओल्ड गुड्स, पुराने गुड्स मैं अभी भी रख सकता हूँ। वैसे ही चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी लीन मिलती है। चार्टेड अकाउंटेंट्स जब कोई क्लाइंट आता है, अगर वो फीस नहीं देगा तो आप उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपके पास है ना, उसको रख सकते हो, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत सारे सीए लोगों को पता भी नहीं होती, बट पता होनी चाहिए। यू कैन टेक दी कंट्रोल, यू कैन टेक दी पोजेशन, लीन मिलती है। तो सीए लोगों को भी लीन मिलती है, अगर आगे वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप लीन रख सकते हैं। तो अटर्नीज या इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इनको गुड्स रखने का अधिकार होता है जब तक के पैसा नहीं देंगे। और पुराने गुड्स भी रख सकता हूं मैं, पुरानी फीस दे दिया था बट अभी की फीस नहीं दिया ना, तो पुराने केस के या पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं रख सकता हूं। तो एनी गुड्स कैन बी केप्ट फॉर एनी बैलेंस ऑफ अकाउंट, कोई भी जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए मैं कोई भी गुड्स रख सकता हूं, तो इसको हम बोलते हैं जनरल लीन। तो तीसरा व्यक्ति अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, अटर्नीज मीन्स वैसे जो एडवोकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ये लीन मिलती है। वैसे ही फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स एजेंट्स, एक एजेंट है, उसको गुड्स भेजा था एक प्रिंसिपल ने, एक प्रिंसिपल है, इसने गुड्स भेज दिया था एजेंट को, एजेंट ने ये गुड्स सेल किया, सेल करके जो पैसा है, पैसा समझो इसको आ गया। अब इसमें से कमीशन मिलना चाहिए था बट कमीशन नहीं दिया गया एजेंट को, एजेंट को कमीशन नहीं दिया। फिर से सेकेंड टाइम और कुछ गुड्स आए, क्या वो ये गुड्स को अपने पास रख सकता है क्योंकि उसको पुराना पैसा नहीं दिया गया था? तो द आंसर इज यस। तो एक एजेंट को भी ये अधिकार मिलता है। सो एजेंट कैन ऑल्सो गेट दी जनरल लीन, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लिखी जाती है और जनरली लिखा होता है, जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसमें लिखते हैं कि इस केस में जनरल लीन मिलेगी।
तो यहाँ पे एजेंट कैन एक्सरसाइज जनरल लीन। सो फैक्टर्स को भी मिलती है, दैट इज एजेंट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, जो इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को भी सेम प्रकार से पॉलिसी के ऊपर लीन मिलती है। अगर पॉलिसी आपने बेचा और आपको आपका पैसा नहीं मिला, सो यू कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। तो LIC की पॉलिसी बेचा मैंने, मुझे कमीशन नहीं दिए, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी रख सकता हूँ अपने पास। तो ये गिनती के लोग हैं जिनको ये लीन मिलती है। कौन कौन? गिनती के 5 लोग, बैंकर्स, वॉरफिंजर्स, अटर्नीज, एजेंट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। सिर्फ इनको ये लीन मिलती है। बाकी लोग भी चाहे तो ले सकते हैं वैसे, बट जनरली लिखा नहीं होता, उन लोग कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखते नहीं। एंड दिस इज नॉट ऑटोमेटिक, ये आपको लेना पड़ता है बाय नेम, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सच बेलीज कैन रिटेन ऑल द गुड्स ऑफ द बेलर so long as anything is due to them. The general lien in all these cases may not exist if there is a contract to contrary. Baileys falling in categories other than those mentioned above may have a general lien if there is an express agreement to that effect. वैसे इन बैंक के केस में भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो अपन आगे देखेंगे, वहां पे डिफरेंस बिटवीन में दिया है। अब ये समझाया कि किसको कैसे क्या लीन मिलती है, एक बार देख लेते हैं ये भी। तो banker has a general lien over all forms of commercial papers deposited by or on behalf of customer in ordinary course of banking business in respect of any balance, कोई भी पैसे के लिए, that may be due from such customer। तो कोई भी पैसा नहीं दिया ना, तो उसके जो भी पेपर्स है, कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो गए या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो रख सकते हैं। It has been considered as implied pledge. It attaches to all goods and securities deposited with them as bankers by the customer or by third person on customer's account. तो ऐसा है। Second, wharfingers. Wharf means a place alongside water. तो कोई भी वाटर हो सकता है, पानी समुद्र का हो या एक समझो रिवर है या कोई लेक है, तो वहां पे भी प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज वार्फ। Wharf means a place alongside water used for the purpose of loading and unloading. It is used only for loading and unloading goods. And wharfinger is the one who owns or keeps a wharf. तो वो उसका या तो ओनर या तो उसका केयरटेकर होता है। A wharf is merely a transit point. ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट होता है, आप वहाँ स्टोर नहीं कर सकते। And is not a place for storing of goods, आप स्टोर नहीं कर सकते। A wharfinger has a general lien on the goods billed to him until his charges for the use of his wharf are paid. Attorney, an attorney or a solicitor यानी advocate who is engaged by a client is entitled to general lien until the fee for his professional service and other costs incurred by him are paid. The right is available for goods that come into his hands while acting as attorney. Factors. A factor is an agent entrusted with possession of goods for the purpose of selling them for his principal. That means agent. So for attorneys means lawyers, or factors means agents. He has a general lien on the goods of his principal for his balance account against the principal. ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। तो जनरल लीन, इट इज अ राइट टू डिटेन और रिटेन। डिटेन यानी जब्त कर लेना, रिटेन यानी अपने पास रखना, एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। जनरल बैलेंस के लिए कोई भी पैसा। Particular lien, it is a right exercisable only on such goods in respect of which charges are due. Charges भी कौन से? जिसमें लेबर और स्किल है, कस्टडी चार्जेस नहीं। जनरल लीन इज नॉट ऑटोमेटिक बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट। एन होना चाहिए, एन एग्रीमेंट। इट इज एक्सरसाइज बाय बेली ओनली बाय नेम। ओनली बाय नेम मीन्स वही एक बाय बेलर एंड बेली एक एग्रीमेंट किया जाता है, तभी ये मिलती है, ठीक है। इवन बैंक के केस में एग्रीमेंट होता है।
but particular lien is automatic. That means no need for any agreement. ये हमेशा रहेगी, बोलो या ना बोलो. फिर जनरल लीन, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल, बट पर्टिकुलर लीन comes into play only when some labor or skill is involved. ठीक है. जनरल लीन, बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंजर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स आर एंटाइटल्ड टू जनरल लीन. ठीक है, अटर्नीज भी है. बेली, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर एक्सेट्रा आर एंटाइटल्ड टू पर्टिकुलर लीन. तो वैसे एजेंट यहाँ भी आता है. फैक्टर्स, फैक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एजेंट. ठीक है, पर गुड्स के लिए जो फैक्टर होता है वो इसमें कवर होता है. अगर आप नॉर्मल एजेंट की बात करेंगे, यहाँ जो एजेंट है ये कौन सा एजेंट है, तो ये है फॉर प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले एजेंट पर्टिकुलर लीन में आता है. तो भले ही वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बस एग्जाम्पल दिए. जैसे अनपेड सेलर, वो भी यहाँ नहीं है बट एग्जाम्पल के रूप में दिया है. तो ऐसा है. अंडर द राइट ऑफ जनरल लीन द गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड. आप बेच नहीं सकते, बट कैन ओनली बी रिटेन फॉर ड्यूज. पर अगर लिखा है तो बेच सकते हैं. आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बेच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैंक के साथ जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम बेच देंगे, देन दे कैन सेल इट. द राइट्स ऑफ लीन कैन बी वेव्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो आप इसको हटा भी सकते हैं. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट? आज हम राइट्स ऑफ बेलर भी कंप्लीट कर लेंगे एंड टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट भी देख लेंगे. फिर अगली क्लास में प्लेज वगैरह की चर्चा चालू करेंगे. तो थोड़ा बहुत फाइंडर ऑफ गुड्स का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो भी फिर से देख लेंगे. हाँ बोलो, राजेश्वर. हाँ, 6th वाला पॉइंट बोलता है, अगर पैसा लिए बिना गुड्स दे दिया हमने, तो ऐसे केसेस में लीन तो खत्म हो जाएगी, बट आप केस फाइल करके रिकवर कर सकते हैं. तो यहाँ क्या दिया है, व्हेन द बेली डिलीवर्स द गुड्स, गुड्स दे दिया विदाउट रिसीविंग रेम्यूनरेशन. पैसा नहीं लिया था बट हमने गुड्स दे दिया, दैट मीन्स हमने लीन को वेव कर दिया. तो सनी आती है और टेलर से गुड्स लेके चली जाती है. अब पैसा नहीं दिया है, इसने बोला चलो छोड़ो पैसा तो आ जाएगा, और इसने गुड्स दे दिया. सो ऐसे केस में ही हैज अ राइट टू स्यू द बेलर. अब यहाँ पे वो सनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, क्योंकि गुड्स चले गए तो लीन खत्म हो गई, पर अभी भी पैसा रिकवर करने का राइट है. सो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ सूट. इन सच अ केस द पर्टिकुलर लीन में बी वेव्ड, और पर्टिकुलर लीन इवन तब खत्म हो जाती है जब काम पूरा नहीं किया गया है. तो अगर टेलर ने आधा काम किया था तो वहां पे भी ये लेन खत्म हो जाएगी. ठीक है, और कोई डाउट? अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं फिर. व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेलर. बेलर के कुछ अधिकार. सो बेली के अधिकार देखे अभी हमने, अब बेलर के अधिकार हम देखने जा रहे हैं. तो बेलर को क्या क्या राइट है. अब बेलर के राइट में ज़्यादा चीज़ें नहीं है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ध्यान दो. आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले तो बेलर की ड्यूटीज, बेली की ड्यूटीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. फिर राइट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट में सिर्फ गिनती की चीज इंपॉर्टेंट है. लाइक अभी जो हमने देखा, जिसमें हमने बोला कि पर्टिकुलर लीन, बेली की पर्टिकुलर लीन, ये जो राइट है ये इंपॉर्टेंट है. वैसे ही राइट्स ऑफ बेलर में फिलहाल तो ये सेम चीजें दिखेगी आपको जो हमने ऑलरेडी देख चुके. बेलर के राइट्स क्या रहेंगे, जो बेली की ड्यूटीज होगी, बेलीज ड्यूटीज. तो बेली की जितनी भी ड्यूटी होगी वो सब बेलर के राइट्स हो जाएंगे. क्या ड्यूटी थी बेली की, बेली ने जो भी चीज लेके गया है उसका रीजनेबल केयर करना, ये बेलर का राइट है. ठीक है, ध्यान रखो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलर का. लगे तो डायग्राम देखो. ओनर,
जिसने गुड्स दिया है। क्या क्या राइट है उसके? तो जो बेली की ड्यूटी थी वो बेलर के राइट हैं। बेली की ड्यूटी थी रीजनेबल केयर करना, बेलर का राइट है मेरे गुड्स का प्रॉपर केयर करो, नहीं करोगे तो डैमेजेस रिकवर करूंगा। दूसरा, बेली की ड्यूटी थी अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, बेलर का राइट है मेरे गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए, जितना बोला उतना काम करो, ठीक है। तीसरा, मिक्स नहीं करना, सो बेलर का राइट हो जाएगा कि मेरे गुड्स मिक्स नहीं करना है, मिक्स करोगे तो कॉम्पेंसेट करो। फिर रिटर्न करना, रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न लेने का अधिकार हो जाएगा बेलर का। एक्रीशंस वापस करना, एक्रीशंस वापस नहीं किया तो बेलर कैन रिकवर इट। तो वही पॉइंट्स हैं सेम टू सेम। वैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको जो आएंगे केस स्टडीज आएगी, ठीक है। तो समझने पे जोर दो, बहुत इजीली चीजें कवर होती जाएगी। तो एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज, तो पहले राइट्स ऑफ बेलर, एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज। द ड्यूटीज ऑफ बेली आर द राइट्स ऑफ बेलर। The baler can enforce by suit all the duties of the bailee which have been already discussed as his rights. To recapitulate, तो एक बार रिवाइज करने के लिए, the baler has the following rights against the bailee based on bailie's duties that we have already discussed. पहला है right to claim damages for loss caused by bailie's negligence। ये किससे रिलेटेड है? रीजनेबल केयर। अगर रीजनेबल केयर नहीं किया तो आप रिकवर कर सकते हैं। राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम और ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। थर्ड, राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस कॉज्ड बाय अनऑथराइज्ड मिक्सिंग of the goods billed with his own goods. Right to demand return of the goods as soon as the time for which they have been billed were expired, they were billed has expired, or for the purpose for which they have been billed has been accomplished. And right to claim any natural accretions. तो वही पॉइंट्स हैं। अब आगे के जो दोनों पॉइंट है इसको हम एक ही डायग्राम के साथ देख लेते हैं। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, तो आप कब टर्मिनेट कर सकते हैं राइट बेलमेंट को? तो इसको मैं आगे एक छोटा सा ट्री डायग्राम बना देता हूं, इससे समझेगा। तो राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ध्यान दो हम राइट की बात कर रहे हैं, हम ब्रीच की बात नहीं कर रहे हैं। तो कब कब मुझे एक्चुअल में अधिकार है कि मैं अपने गुड्स वापस क्लेम कर सकता हूं? तो दो प्रकार के बेलमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बेलमेंट कौन से टाइप का है। लाइक फर्स्ट चीज, अगर आप ग्रेटिशियस बेलमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें अलग रूल लगता है, और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, इसमें अलग रूल लगता है। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, ग्रेटिशियस बेलमेंट में बेलर के राइट पढ़ रहे अपन, तो बेलर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, ये किसका राइट है? बेलर्स राइट, बेलर्स राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट। सो बेलर ग्रेटिशियस बेलमेंट में कब टर्मिनेट कर सकता है? एनी टाइम। पहले भी बता चुका हूं, कभी भी ग्रेटिशियस बेलमेंट है ना, कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूं मैं। जैसे कि आपको याद होगा, आपकी शादी है, आप कार देखने जा रहे हैं कि किराए से मिल जाए, मैंने आपको बोला कि मेरी कार ले जाओ, पैसे नहीं ले रहा हूं, ग्रेटिशियस बेलमेंट। 7 दिन के लिए चाहिए थी, मैंने आपको दे दिया, पर मैं दूसरे ही दिन उसको कैंसिल कर सकता हूं, दिस इज माई राइट, ठीक है, क्योंकि ग्रेटिशियस बेलमेंट था। आई कैन कैंसिल इट एनी टाइम, मैं अपने गुड्स कभी भी लेके आ सकता हूं। आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो भी, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, कुछ नहीं, फिर भी मैं गुड्स लेके आ सकता हूं।
सो एनी टाइम, बट साथ में बट ऑल्सो liable to compensate Bailey for loss due to premature termination. तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन के कारण अगर कोई नुकसान होगा तो वो भी पे करना पड़ेगा। यही चीज़ हमने देखे थे बेलर की जिम्मेदारियों में। सो यहाँ पे हम राइट्स पढ़ रहे हैं, पर हमने लाइबिलिटीज़ में भी देखा था, जिम्मेदारी में भी देखा था कि अगर प्री मेच्योर टर्मिनेशन होता है और कोई नुकसान होता है तो वहाँ पे नुकसान की भरपाई करना है। वो जो 200 रुपये वाला एक एग्जाम्पल हमने देखा था, ये 200 रुपये पे करना पड़ रहा था। तो वैसे तो वी हैव अ राइट to terminate any time, but if it causes some loss, अगर नुकसान हुआ ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नुकसान हुआ है तो ऐसे केसेस में मुझसे रिकवरी की जा सकेगी। नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट कब कैंसिल हो सकता है? सिर्फ तब जब बेली फेल्स इन हिज ड्यूटी। अगर बेली कुछ गड़बड़ करता है तभी, नहीं तो नहीं। तो ये ओनली व्हेन बेली fails in his duty, कोई भी ड्यूटी अगर वो पूरी नहीं करता है तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कार दिया था, मैंने बोला था कि बर्डी मेन रोड पे नहीं लेके जाना, पर मैंने देखा आप वहां पे बर्डी मेन रोड पे मेरी कार लेके गए हैं, मैं वहीं आके तुरंत उसको कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या है? नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। अब ग्रेटिशियस हो या नॉन ग्रेटिशियस हो, अगर बेली गड़बड़ करेगा तो ये तो हमेशा ही होगा, ठीक है। सो ये दोनों में लगेगा। नॉन ग्रेटिशियस तो आप दोनों टाइम पे कैंसिल कर सकते हो, सॉरी, बेली अगर फेल होगा तो दोनों टाइम पे कैंसिल कर सकते हो, मीन्स ग्रेटिशियस है तो भी और नॉन ग्रेटिशियस हो तो भी, ठीक है। तो इसीलिए ये तो एनी टाइम है, अगर गलत काम होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, पर यहाँ पे सिर्फ जब गलत काम होगा तब। अगर गलत यूज हो रहा है, मिक्सिंग होती दिख रही है, तो ऐसे केसेस में आई कैन क्लेम। तो वही दिया है, राइट टू टर्मिनेट और लैप्स द बेलमेंट इफ द बेली यूजेस द गुड्स रॉन्गफुली। तो ये रॉन्गफुल यूज के केस में, द बेलर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट इफ द बेली डज with regard to the goods bailed any act which is inconsistent with the terms of the bailment, although the terms of bailment has not expired। तो भले ही the term of bailment expire नहीं हुआ तो भी, or the purpose for which the bailment has been made has not been accomplished। illustration दिया है, A gives on hire to B a horse for his own riding, B drives the horse in his carriage। तो उसको खुद को चलाने के लिए, घुड़सवारी के लिए घोड़ा दिया गया था, बट उसने उसको टांगे में लगा दिया, तो कैरेज पे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, क्योंकि गलत इस्तेमाल हुआ है, अनऑथोराइज्ड यूज हुआ है, ठीक है। फिर राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट। When the goods are lent without reward, that is gratuitously, the bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for specified purpose or time and the bailee is not guilty of wrongful use। तो आप कैंसिल कर सकते हैं even if the bailee is not guilty of any wrongful use। But if the premature termination of the goods causes the bailee loss in excess of the benefit derived by him from use of the goods, the bailor must indemnify the bailee for the amount in which the loss occasion exceeds the benefit derived। तो फायदे से ज्यादा अगर नुकसान हो गया है तो यू कैन क्लेम द लॉस। हाँ, ये पॉइंट पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। आगे हम सेल या कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो क्या होता है वो देखेंगे, और बेलमेंट के प्लेज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे।
हाँ, हाउ बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, कैसे क्या टर्मिनेट होगा बेलमेंट। पहली चीज तो है इफ्लक्स ऑफ टाइम, वक्त के बीत जाने पे। अगर कोई टाइम लिमिट था, बोला गया था 3 दिन, 3 दिन बीत गए, बेलमेंट खत्म, 3 दिन बाद गुड्स वापस ला दो। इफ द बेलमेंट इज फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड, बेलमेंट टर्मिनेट्स एज सुन एज स्टिपुलेटेड पीरियड एक्सपायर्स। दूसरा, फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया था गुड्स, वो पर्पस पूरा हो जाता है, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। इफ बेलमेंट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, बेलमेंट टर्मिनेट्स एज सुन एज द पर्पस इज फुलफिल्ड। एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स, अगर गड़बड़ कर रहा है कोई तो बेलमेंट कैंसिल किया जा सकता है। तो इफ द बेली डज एनी एक्ट with regard to the goods bailed which is inconsistent with the terms of bailment, the bailment terminates. Goods lent gratuitously, अगर gratuitous bailment है तो premature termination भी कर सकते हो, it can be terminated any time, but अगर premature termination से कोई नुकसान होगा तो वो भरपाई करके देना पड़ेगा। Death, gratuitous bailment terminates upon the death। चलो इसका रीजन मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट क्यों टर्मिनेट हो रहा है? ग्रेटिशियस बेलमेंट टर्मिनेट्स अपॉन द डेथ ऑफ आइदर बेलर और बेली। नॉन ग्रेटिशियस नहीं होता पर ग्रेटिशियस हो जाता है, ऐसा क्यों? हाँ वो समझ वो, हाँ आप जो बोलना चाह रहे समझा मुझे, मैं बताता हूँ। इनका बोलना है कि क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो लोग पूरा करते हैं, पर यहाँ भी तो होते हैं, ग्रेटिशियस में भी होते हैं, बट वहाँ पे क्यों नहीं करना पड़ता फिर पूरा? हाँ ये एक सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर, सटीक जवाब, सही जवाब। तो इनका आंसर बहुत ही सही है। देखो ग्रेटिशियस बेलमेंट क्या है ना, ये रिश्ते के ऊपर बेस्ड है। मैं अगर आपको कार यूज करने दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपके मेरे बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन के कारण मैं दे रहा हूं। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट एक रिलेशन पे आधारित होता है। अगर मेरी डेथ हो गई दैट मीन्स वो रिलेशन डिसॉल्व हो गया और ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है। तो सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट खत्म होता है क्योंकि वो रिलेशन पे डिपेंड करता है, और अगर डेथ हो गई तो रिलेशन खत्म हो जाता है। रिलेशन तब तक ही रहता है, रिश्ते कभी भी जन्मों जन्मों के नहीं होते मेरे दोस्त, खत्म हो जाते हैं। तो डेथ हो गई मेरी तो रिलेशन खत्म। तो ऐसे केसेस में बेलमेंट खत्म हो जाएगा। पर वहीं अगर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो रिश्ते के ऊपर बेस्ड नहीं हो रहा। अगर मैं किराए से गाड़ी देता हूं तो मेरी डेथ हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किराए से दिया हूं, बाद में पैसा मिल जाएगा, मेरी डेथ हो गई तो मेरे घर वालों को मिल जाएगा। तो ये रिलेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट क्योंकि रिलेशन पे डिपेंड करता है और डेथ होती है तो रिलेशन खत्म हो जाता, इसीलिए डेथ के टाइम पे ग्रेटिशियस बेलमेंट खत्म हो जाएगा। फिर वो बेलर की डेथ हो या बेली की डेथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 6th पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो चीज दी थी वही डिस्ट्रॉय हो गई। बेलमेंट के तौर पे मैंने कार दिया था, कार रखी है, ऊपर से बिजली गिरी और कार भक्क से जल गई, एकदम बिजली गिरी और गायब। तो ऐसे केसेस में बेलमेंट खत्म हो गया क्योंकि कार ही खत्म हो गई, कार नेस्तनाबूत हो चुकी है, तो बेलमेंट भी खत्म हो चुका है। ठीक है, सो ये पांचों केसेस में, 6 के 6 केसेस में बेलमेंट खत्म हो जाता है। हाँ कोई डाउट है? किसी ने हैंड रेस किया था, हाँ बोलो। हाँ नॉन ग्रेटिशियस में करता है लेकिन ग्रेटिशियस में नहीं रहता ऐसा, क्योंकि ग्रेटिशियस रिलेशन पे आधारित है, इसीलिए। तो इसीलिए सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट टर्मिनेट होता है, नॉन ग्रेटिशियस नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बट आजकल क्या है ना, आजकल एमसीक्यू भी जो है वो डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आ रहा है। आजकल एमसीक्यू भी पूरा पैसेज बना के देते हैं, केस स्टडी के रूप में होते हैं, और उसमें से फिर नीचे 4-5 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक गलती और करते हैं कि एमसीक्यू के पीछे भाग रहे हैं, एमसीक्यू के बहुत सारी बुक्स उठा के पढ़ेंगे, ये बिल्कुल बेकार तरीका है।
तो बिल्कुल एमसीक्यू के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, चीज़ें अपने आप क्लियर होते जाएगी। बट हाँ, अगर आप सिर्फ एमसीक्यू करोगे और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, और जितने भी रीसेंट एग्जाम्स वाले हैं सब लोग एमसीक्यू कितना भी करो कोई मतलब नहीं आएगा। सब लोग ये मानेंगे कि जितना भी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं उतना आपके एमसीक्यू और आसान हो जाते हैं। तो मैं तो इनफैक्ट बच्चों को बोलता हूँ एमसीक्यू को करो ही मत, ज़बरदस्ती के एमसीक्यू सॉल्व करते बैठने में कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट उतने देर में रिवाइज कर लो, और जो ट्रिकी रहेंगी चीज़ें वो मैं आपको बताते ही जाऊँगा। तो अभी अपन जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो अपन देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, कुछ थोड़े चेंजेस मैंने बताया हूँ तो उसके कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ठीक है, तब तक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उस पर जोर देते हैं, और बाद में क्वेश्चन बैंक भी एक साथ अपन डिस्कस कर लेंगे। सो ठीक है, आज की क्लास को फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आप लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो किसी किसी के तो आ चुके हैं, कोई पास भी हो चुके हैं, और बाकी जिनके आने वाले हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल हमारी क्लास नहीं है, मंडे को रहेगी हमारी क्लास, और ट्यूसडे को भी रहेगी। आपका रिजल्ट है फिर भी रहेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। तो आपकी या तो रिजल्ट मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा, तो जो भी दिन आएगा अल्टीमेटली अपन क्लास लेंगे और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर धीरे से अपने को थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये तो मंडे को ही हो जाएगा। और अपन क्वेश्चन बैंक जो है ना, क्वेश्चन बैंक भी मैं लगे तो अभी का एक शीट जो है एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, तो अपन उसके थ्रू ये डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आगे की क्लास में कोई भी डाउट वगैरह भी होगा तो आप पूछ लेना। तो और बैकअप अवेलेबल करा दूंगा, मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। हाँ, बाय बाय।